1991 में कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया एक नए फेज में एंटर करती है। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और कुछ समय के लिए पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस फेज को कहा गया यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में केवल एक बादशाह, यूएसए। अमेरिका का इन्फ्लुएंस हर जगह महसूस होता था, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, कल्चर में और मिलिट्री स्ट्रेंथ में। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री का एक सिंपल रूल है, पावर कभी भी एक जगह पर परमानेंट नहीं रहती। धीरे धीरे नए सेंटर्स ऑफ पावर उभरने लगे। ये सिर्फ मिलिट्री पावर्स नहीं थे, बल्कि कुछ इकोनॉमिक जाइंट्स थे, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोऑपरेशन पर बेस्ड थे, और कुछ ने अपनी ताकत टेक्नोलॉजी और ट्रेड से बनाई। और इसी कहानी को समझने के लिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। यूरोप का यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया का आसियान, चाइना की तेजी से बढ़ती हुई ताकत और एशिया के दो सक्सेस स्टोरीज, जापान और साउथ कोरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशंस ने एशिया के पावर को बैलेंस किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी यूरोप से। यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका था। इकोनॉमीज बिखर गई थी, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए थे और पूरा कॉन्टिनेंट सदियों की लड़ाइयों से थक चुका था। अब यूरोप के लीडर्स के सामने एक बड़ा सवाल था, या फिर से अपनी पुरानी दुश्मनी को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक नए तरीके से कोऑपरेशन और पीस को एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहला कदम आया मार्शल प्लान से। दरअसल मार्शल प्लान के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने वेस्टर्न यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए ढेर सारा इकोनॉमिक एड दिया, और इस एड को चैनलाइज करने के लिए 1948 में बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका मेन गोल था ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। वहीं पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन किया गया। धीरे धीरे यूरोपियन स्टेट्स को समझ आया कि अगर फ्यूचर वॉर्स को रोकना है तो उनके इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना ही होगा, और इसी इंटीग्रेशन का पहला नया चैप्टर लिखा गया 1951 में, जब फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करके बनाया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। फिर 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन हुई, जिससे क्रिएट हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी अर्थात यूरोटम। इंटीग्रेशन यहीं तक नहीं रुका। फिर 1973 में यूके, डेनमार्क और आयरलैंड ने भी इसे ज्वाइन किया, और 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट का सबसे पहला इलेक्शन कंडक्ट किया गया। 1981 में ग्रीस ने भी इसे ज्वाइन किया। उसके बाद 1985 में आया शेंगन एग्रीमेंट और बॉर्डर कंट्रोल्स खत्म किए गए, अर्थात जो इस एग्रीमेंट का पार्ट होंगे उनके लोगों को एक दूसरे देशों में जाने के लिए कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनली 1992 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को साइन किया गया और बना द यूरोपियन यूनियन। और फिर 2002 में इस यूरोपियन यूनियन के 12 मेंबर्स ने कॉमन करेंसी को अडॉप्ट किया, यूरो। यूरोपियन यूनियंस की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कॉन्टिनेंट जहां पर हजारों सालों से देश एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे, वो अब कोऑपरेशन और पीस के साथ आगे बढ़ रहा था। और इसी कारण से 2012 में ईयू को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। हालांकि ब्रिटेन में काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि ईयू का पार्ट बने रहने से उन्हें कुछ खासा फायदा हो नहीं रहा है। फाइनली 2016 में एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया और ये डिसाइड किया गया कि उन्हें ईयू को छोड़ देना चाहिए। इसे कहा गया ब्रेक्जिट, अर्थात ब्रिटेन का ईयू से एग्जिट, जो कि जनवरी 2020 में जाकर कंप्लीट हुआ। यूरोपियन यूनियन एक समय में केवल एक इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल यूनियन के रूप में भी इवॉल्व होने लगा। आज ईयू एक तरह से एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करता है, पर हाँ, उसकी एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश फेल हो गई। पर फिर भी उसके अपने सिंबल्स हैं, एक फ्लैग, एक एंथम, एक फाउंडिंग डेट और अपनी खुद की करेंसी यूरो। सिर्फ इतना ही नहीं, ईयू ने अपनी एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी डेवलप की है, ताकि जब वो एक दूसरे देशों से डील करें तो एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर दिखे। और सबसे बड़ी बात, ईयू ने अपने कोऑपरेशन के एरियाज को एक्सपैंड करना शुरू किया और नए मेंबर्स को भी इंक्लूड किया, खासकर उन नेशंस को जो पहले सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थे। यूरोपियन यूनियन का जीडीपी 2024 में लगभग 19.35 ट्रिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट किया गया है। उसकी करेंसी यूरो अब एक ऐसा फैक्टर बन चुकी है जो यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ईयू का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा है। इसी वजह से ईयू आज ट्रेड डिस्प्यूट में, चाहे वो यूएस के साथ हो या चाइना के साथ, अपनी बात और ज्यादा मजबूती से रख सकता है। इसके इकोनॉमिक पावर सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं है, ये अपने क्लोजेस्ट नेबर्स पर भी इन्फ्लुएंस डालता है और एशिया और अफ्रीका तक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करता है।
और ग्लोबल स्टेज पर ईयू एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक के रूप में सामने आता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये अपनी बात मजबूती से रख पाता है। यूरोपियन यूनियन के पास सिर्फ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। ईयू का एक मेंबर फ्रांस के पास है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट, और कई ईयू के देश नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी शामिल हैं। इसी वजह से ये कुछ क्रिटिकल यूएस पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करने में सक्सेसफुल रहा है, जैसे यूएस का स्टैंड ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन ईयू की खासियत है उसका अप्रोच। वो कोर्सन या मिलिट्री फोर्स पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशंस पर ज्यादा रिलाई करता है। And we are really committed to ensuring a fair and equitable approach for all member states moving forward. और इस अप्रोच की सक्सेस भी दिखती है, जैसे उसका चाइना के साथ डायलॉग ऑन द इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मिलिटरीली यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेस दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट है और डिफेंस पर इसका टोटल स्पेंडिंग यूएस के बाद सेकंड हाईएस्ट है। ईयू का एक मेंबर स्टेट फ्रांस के पास लगभग 335 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। सिर्फ यही नहीं, ईयू दुनिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यानी इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ तीनों को मिलाकर यूरोपियन यूनियन एक ग्लोबल पावर ब्लॉक के रूप में खड़ा है। यूरोपियन यूनियन एक सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी तीनों एरियाज में इंटरवीन करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, कई जगह पर ईयू के मेंबर स्टेट अपने फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसीज खुद बनाते हैं और अक्सर ये एक दूसरे से टकरा जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2003 के इराक इन्वेजन के समय ब्रिटेन और ईयू के कई मेंबर्स ने यूएस के कोलिशन ऑफ द विलिंग में साथ दिया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसको ओपनली अपोज किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप के अंदर एक यूरो एस्केप्टिज्म भी मौजूद है। यूरो एस्केप्टिज्म अर्थात यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इंटीग्रेशन का विरोध करना। ब्रिटेन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने यूके को यूरोपियन मार्केट से अलग रखा। We must protect our sovereignty and keep the UK out of the European market. वहीं डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को अपोज किया और यूरो को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, जो कि यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी है। इसी वजह से ईयू के फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस के मैटर में एक यूनाइटेड वॉइस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके दौरान साउथ ईस्ट एशिया ने बार बार गुलामी का बोझ झेला, कभी यूरोपियन पावर्स के नीचे तो कभी जापानीज के। जंग के बाद इस क्षेत्र के सामने तीन बड़ी प्रॉब्लम्स थी: नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और कोल्ड वॉर के दौरान सुपर पावर्स यूएस और यूएसआर के कैंप में शामिल होने का प्रेशर। ये सब मिलाकर एक रेसिपी बन चुका था, कॉन्फ्लिक्ट था, जिसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हालांकि एशियन यूनिटी के कुछ एफर्ट्स हुए, जैसे 1955 का बैंडूंग कॉन्फ्रेंस या फिर 1961 में शुरू किया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, लेकिन ये सब अनफॉर्चुनेटली इफेक्टिव नहीं रहे। और फिर सामने आया साउथ ईस्ट एशियन ऑल्टरनेटिव, जिसका नाम था आसियान। नाइनटीन 1967 में 5 कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड एक साथ आए और बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके बनाया द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात आसियान। आसियान के ऑब्जेक्टिव सिंपल थे, मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी लाना और उसके जरिए सोशल प्रोग्रेस और कल्चर डेवलपमेंट करना। एक सेकेंडरी गोल भी था, रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स के साथ। समय के साथ और मेंबर्स भी जुड़ने लगे, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओ, म्यांमार और कंबोडिया। कुल मिलाकर आज आसियान के 10 मेंबर हैं। लेकिन ईयू की तरह यहाँ सुपरानेशनल स्ट्रक्चर बनाने की इच्छा नहीं है। यहाँ के लीडर्स ने अपना एक यूनिक तरीका अपनाया जिसे कहते हैं आसियान वे, यानी इंटरेक्शन इनफॉर्मल हो, नॉन कन्फ्रंटरिस्ट हो और कोऑपरेटिव हो, और सबसे जरूरी हर एक कंट्री के नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। 1994 में आसियान रीजनल फोरम बनाया गया जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। वहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के साथ आसियान ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सपैंड किया। 2003 में आसियान कम्युनिटी को बनाने का निश्चय किया गया जो 3 पिलर पर बेस्ड होगी: आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का एम है एक कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस क्रिएट करना, साथ ही फ्री ट्रेड एरिया बनाकर इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज को प्रमोट करना। इसी वजह से यूएस और चाइना दोनों आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने में सबसे आगे निकले। आज आसियान एक इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है
इसका विजन 2020 आउटवर्ड लुकिंग रोल डिफाइन करता है, नेगोशिएशंस और डायलॉग के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, और ये अप्रोच सक्सेसफुल भी रहा। चाहे कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट हो, ईस्ट तिमोर क्राइसिस हो, आसियान ने मीडिएशन में अपना रोल प्ले किया। इंडिया का केस इंटरेस्टिंग है। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदली। ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, और 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ आसियान इंडिया FTA। आसियान की रियल स्ट्रेंथ है उसकी पॉलिसीज ऑफ कंसल्टेशन और कोऑपरेशन, और सबसे बड़ी बात, एशिया में ये इकलौता पॉलिटिकल फोरम है जहां एशियन कंट्रीज और मेजर पावर्स एक टेबल पर बैठकर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं तीसरे बड़े सेंटर ऑफ पावर की तरफ, और वो है हमारा इमीडिएट नेबर चाइना। 1978 के रिफॉर्म्स के बाद चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, और एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2040 तक चाइना US को पीछे छोड़ दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। तो अब समझते हैं चाइना की कहानी शुरुआत से। 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तब चाइना ने सोवियत मॉडल अडॉप्ट किया, अर्थात स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर से कैपिटल एक्सट्रैक्ट करके हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, पर कुछ समय बाद इस मॉडल से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट जीरो था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ने प्रोग्रेस को बहुत कमजोर कर दिया था। फिर 1970s आया, लीडरशिप बदली और नए पॉलिसी चेंजेस शुरू हुए। 1972 में चाइना ने US के साथ रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। अगले साल 1973 में प्रीमियर जाओ इनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक और मिलिट्री को डेवलप किया गया। और 1978 में देन जियोपिंग ने लॉन्च किया अपना ओपन डोर पॉलिसी, अर्थात दुनिया भर के लिए चाइनीज इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए गए। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को एकदम शॉक थेरेपी के थ्रू नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ओपन किया। 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, और 1998 में इंडस्ट्री को, और सिज अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर अपनी कंपनी सेटअप कर सकते थे। इन रिफॉर्म्स का रिजल्ट काफी रिमार्केबल रहा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बढ़ गए, और लोगों की इनकम में भी काफी बढ़ोतरी हुई। फॉरेन ट्रेड में फेनोमेनल राइज आया, और चाइना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। फिर 2001 में WTO का मेंबर बनने के बाद चाइना ने दुनिया के साथ अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और मजबूत किया। आज उसके पास इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि वो दूसरे कंट्रीज में काफी बड़े इन्वेस्टमेंट्स इजीली कर पाता है। पर पिक्चर के दूसरे साइड को भी देखना जरूरी है। रिफॉर्म्स के बाद हर चाइनीज सिटीजन को इक्वल बेनिफिट नहीं मिला। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और करीब 100 मिलियन लोग जॉब ढूंढते रह गए, और महिलाओं के वर्किंग कंडीशन अभी भी 18th-19th सेंचुरी के यूरोप जैसा ही है। और साथ ही करप्शन, इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी काफी तेजी से बढ़े। लेकिन ग्लोबल स्टेज पर चाइना एक बहुत बड़ा पावर बन चुका है। अपनी ट्रेड इंडिपेंडेंसीज की वजह से वो US, जापान, आसियान और रशिया के साथ अपने इशूज को स्ट्रांगली मैनेज कर पाता है। वहीं 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान चाइना के सपोर्टिव रोल ने आसियान की इकोनॉमीज को स्टेबिलिटी दी, और आज लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में चाइना की एड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज उसे एक ग्लोबल प्लेयर बना रही है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ खड़ा है। इंडिया और चाइना दोनों ही एशिया के एंशिएंट ग्रेट पावर्स हैं। एक तरफ था चाइना का ट्रिब्यूटरी सिस्टम, जिसमें मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना और तिब्बत तक उसका इन्फ्लुएंस आता था, और दूसरी तरफ इंडियन किंगडम्स भी अपने बॉर्डर्स के बाहर पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस डालते थे। लेकिन ध्यान देना, इंडिया और चाइना दोनों के बीच एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर हिमालयाज होने के कारण दोनों के बीच में फैमिलियरिटी बहुत कम थी। 20th सेंचुरी में जब दोनों नए आजाद हुए, इंडिया ने ब्रिटिशर्स को निकाला और चाइना ने फॉरेन पावर्स को बाहर किया, तब एक होप बनी थी कि दोनों मिलकर एशिया और डेवलपिंग वर्ल्ड का फ्यूचर सेव करेंगे। और उस टाइम पॉपुलर हुआ एक स्लोगन, हिंदी चीनी भाई भाई। ये हनीमून पीरियड ज्यादा देर तक नहीं चला। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, और फिर इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुए। अरुणाचल प्रदेश, जो उस टाइम पर नेफा के नाम से जाना जाता था, वहाँ, और लद्दाख के अक्साई चीन के इलाके में। फिर 1962 आया और हुआ सीनो इंडियन वॉर। चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, और इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को हार झेलनी पड़ी और रिलेशंस एकदम नीचे गिर गए।
1976 तक दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टाइज खत्म रहे। फिर 1970s के एंड में चाइनीज लीडरशिप थोड़ी प्रैग्मेटिक बनी, अर्थात आइडियोलॉजी थोड़ी साइड में गई और प्रैक्टिकल पॉलिसीज सामने आई। इंडिया चाइना ने अपने रिलेशंस को धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया। हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाइना विजिट करते हैं और फिर 1981 से बॉर्डर टॉक्स भी शुरू होती है और दिसंबर 1988 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हिस्टोरिक चाइना विजिट ने एक नया टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। इंडिया और चाइना के बीच में पीस मेंटेन करने के लिए कई सारे एग्रीमेंट्स हुए, कल्चर और साइंस एक्सचेंजेस बढ़े और बॉर्डर ट्रेड पोस्ट भी खोले गए। 1999 के बाद से ट्रेड 30% एनुअल ग्रोथ की स्पीड से बढ़ने लगा। 1992 में जहां एक तरफ केवल 338 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता था, वो 2017 में बढ़कर 84 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर चुका था। ग्लोबल लेवल पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ अलाइन होने लगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी सिमिलर पोजीशंस लेना शुरू किया और साथ ही एनर्जी डील्स में भी कोऑपरेशन किया, लेकिन साथ ही कई इश्यूज परसिस्टेंट रहे। इंडिया के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट को चाइना के थ्रेट के बेस पर जस्टिफाई किया गया, लेकिन चाइना का पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलिट्री टाइज, इन सब को इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट देखा। और फिर आया रीसेंट टाइम जब रिलेशंस फिर से खराब होने लगे। बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और यूएन में पाकिस्तान को इंडिया के काउंटर टेररिज्म मूव्स के अगेंस्ट सपोर्ट करना, इन सब ने ट्रेड डेफिसिट को और बढ़ा दिया है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये नाम सिर्फ ब्रांड्स नहीं बल्कि जापान की आइडेंटिटी है। हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाकर जापान ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और सोचो जरा, एक ऐसा देश जहां नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हैं, जो अपने रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करता है, फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसने रैपिडली प्रोग्रेस किया। 1964 में जापान ने OECD को ज्वाइन किया और 2017 में ये दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका था और साथ ही वो G7 का इकलौता एशियन मेंबर है। जापान की कहानी यूनिक इसलिए भी है क्योंकि ये वो इकलौता देश है जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाही झेलनी पड़ी और उस तबाही से बाहर आकर जापान आज यूएन के बजट का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, अर्थात यूएन के टोटल बजट का ऑलमोस्ट 10% जापान देता है। इंटरेस्टिंगली जापान का यूएस के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस भी है, अर्थात जापान के किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट के समय यूएस को प्रोटेक्ट करेगा। और उसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 क्लियरली कहता है कि जापानीज पीपल फॉरएवर रिनाउंस वॉर एज अ सोवरेन राइट, यानी जापान ने हमेशा के लिए वॉर को रिजेक्ट कर दिया। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जापान अपनी जीडीपी का केवल 1% मिलिट्री पर खर्च करता है, पर फिर भी वो दुनिया का 7th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। मतलब जापान ने अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ के साथ एक साइलेंट बट सॉलिड पावर बनकर एशिया और दुनिया भर में अपनी जगह बना रखी है। – 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कोरिया को 30th पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया। फिर 1950 से 53 के दौरान कोरियर वॉर और कोल्ड वॉर की राइवलरीज ने दोनों को और ज्यादा अलग कर दिया, लेकिन 17 सितंबर 1991 को दोनों फाइनली यूएन के मेंबर्स बन गए। इस बीच साउथ कोरिया शांति से अपना एक नया चैप्टर लिख रहा था। 1960 से 1980s के बीच में हुआ मिरेकल ऑन द हैन रिवर। एक छोटा सा रिसोर्स डेफिसिएंट कंट्री रैपिडली ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया। 1996 में साउथ कोरिया ने OECD को ज्वाइन किया और 2017 में इसकी इकॉनमी दुनिया की 11th लार्जेस्ट थी और उसका डिफेंस स्पेंडिंग 10th लार्जेस्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट के फ्रंट पर भी साउथ कोरिया ने कमाल किया। 2016 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से उसका SDR रैंक 18th था, ऑल बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स पर मैसिव इन्वेस्टमेंट, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही एक्सपोर्ट लेड पॉलिसीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इफेक्टिव गवर्नेंस। और आज जब हम लोग साउथ कोरिया का नाम सुनते हैं तो आता है सैमसंग, LG, Hyundai का नाम। ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं बल्कि साउथ कोरिया के इकोनॉमिक मिरेकल्स के सिंबल्स हैं। आज इंडिया और साउथ कोरिया के बीच ट्रेड, कल्चर और टेक्नोलॉजी के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और मल्टीपल एग्रीमेंट्स ने इस दोस्ती को
और मजबूत बनाया है। सो ये थी पूरी कहानी एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथ ही इस चैप्टर के फ्री नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले लर्नर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्ले लर्नर के निंजा 2.0 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बोर्ड्स और CUET दोनों की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, प्रीमियम नोट्स, मास्टर क्लासेस, साथ ही साथ CUET के टेस्ट सीरीज और बहुत कुछ। मतलब इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपने बोर्ड्स और CUET प्रिपरेशन के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। अगेन, बैचेस को ज्वाइन करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। साथ ही आप इन नंबरों पर भी कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद दिस मी आयुष साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो के साथ। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चैप्टर और पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।